रही थी, एक ऑडियो बुक सुन रही थी। तो उसमें ये था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, एक ना डेविड हॉकिंस की एक बुक है, उसमें चार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस बताया गया है। तो चार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसमें 0 से लेकर 1000 तक रैंकिंग की गई है। तो उसमें सबसे नीचे जो होता है वो शेम का, गिल्ट का, और ये आपका मतलब जो भी है आपके फियर्स का, ट्रॉमास का, डिजायर्स का, वो जैसे जैसे आपका जो जो आप जिस भी भाव में होते हो, जिस भी इमोशंस में होते हो, वैसे वैसे आपका वो ग्रेडिंग की गई है उसमें कॉन्शियसनेस की। तो अभी जब से यूट्यूब चैनल आ गया तब से हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। इतने सारे टीचर्स तो हम लोग नहीं अवेल कर सकते, बट अभी बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान है, मतलब मेरे सोचने से भी ज्यादा ज्ञान है वहां पे। तो अगर आप एक बार चीजों को एक्सप्लोर करने लग जाते हो तो बहुत सारी चीजें हमें वहां मिलने लग जाती हैं। तो उसमें ये था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो एक मामूली सिपाही से भर्ती हुआ था, और वो आप जानते ही हो कहाँ तक पहुंचा, डिक्टेटर बन गया था पूरा। तो उसकी जब कॉन्शियसनेस स्टार्टिंग में, उसकी कॉन्शियसनेस जो थी वो करीब 310 के आसपास थी। और तब वो एक मामूली सिपाही से लेकर उसने प्रमोट करता 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 वो बिल्कुल हाई रैंक तक पहुंचा। बट उसके बाद जब उसका जब वो रूलर, उसने अपने आप को डिक्टेटर मतलब पूरा डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस नीचे गिरने लग गई। तो कॉन्शियसनेस नीचे गिरने लग गई और वो इतना गिर गया कि मतलब उसकी 200 से नीचे आ गई उसकी कॉन्शियसनेस। 200 से नीचे आने का मतलब है ईगो आ गया उसके अंदर, अहंकार आ गया कि अब मेरे से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, मैं जो डिसीजन लेता हूँ बिल्कुल डिसीजन सही होते हैं। तो वो जो है, फिर उसकी ऐसा उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ कि वो उसने जो लड़ाई, मतलब छोटे छोटे राजाओं ने भी उसको हरा दिया, और उसका बहुत खराब कंडीशन हुआ कि वो लास्ट में जिस तरह से मरा है सबको पता है। फिर उसके बाद ऐसे ही जो हिटलर था, हिटलर भी जब वो, हिटलर एक मामूली मोची से उसने, मतलब एक कॉबलर का काम स्टार्ट किया था उसने। तो वो भी आप जानते हो बिल्कुल एक तानाशाह के रूप तक जब तक पहुंचा, तो स्टार्टिंग में उसकी कॉन्शियसनेस का जो लेवल था वो 450 का था। तो 450 का जो लेवल था उसके, वो तब तक बहुत सफल हुआ, बहुत सफलता हासिल की उसने। बट जब उसने अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया, फिर उसने जब एकदम ये यहूदियों को, ज्यूज को मरवाना शुरू कर दिया, एकदम उसका सारे मोटिव्स चेंज हो गए, तो उसकी कॉन्शियसनेस नीचे गिरने लग गई। तो कॉन्शियसनेस जैसे जैसे हायर होती है, आप लोग को अगर इंटरेस्ट हो इन सब ऑडियो बुक्स का तो आप निकालिएगा, चार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, बुक है, आधे घंटे की ऑडियो बुक्स, आधे आधे घंटे की होती है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं। तो वो जब हमारी कॉन्शियसनेस हायर होने लग जाती है, जैसे जब नीचे होती है कॉन्शियसनेस, एकदम शेम में उल्टी है, गिल्ट में होती है, तो इंसान जो चीजें खुद फील कर रहा होता है ना, वही वो दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा होता है। अगर उसकी अपनी बेइज्जती जगह जगह हुई होती है, उसके अंदर खुद एक बेइज्जती का एक भाव होता है कि मेरी तो हर जगह बेइज्जती हुई, या उसके अंदर शेम का कि मेरे साथ ये बहुत शर्मनाक घटना हो गई, तो वो वही सेम चीजें दूसरे के साथ करता है, दूसरे की बेइज्जती करेगा, दूसरे को ह्यूमिलेट करेगा, दूसरे को नीचा दिखाएगा। और जैसे जैसे उसका जो उसका भाव जो है, वो उसका कॉन्शियसनेस हायर होने लग जाती है, जब ये कॉन्शियसनेस 200 तक आती है, तो ये जो है प्राइड में होती है, ईगो तक होती है। जब तक ये ईगो तक होती है ना, तब तक ये नुकसानदेह है, तो वो अराउंड 200 तक का उसका चार्ट का है। बट जब 200 से 210 220 में ना, तो ये करेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब पर्सन में करेज आ जाता है, तब उसको डिपेंडेंसी का मतलब नहीं होता कि डिपेंडेंसी अब मेरे को कुछ नहीं है, मैं सब काम खुद से कर सकता हूँ। अभी तक आप देखो, मतलब दूसरों के अंदर इतना शेम होता है, वो दूसरे को ब्लेम करते रहते, तुम्हारी वजह से ही हुआ, तुम्हारी वजह से ही हुआ, तुम्हारा, तुम जब से आए मेरे घर में, मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया वैसा हो गया।
तो ये सब चीजें जो होती है ना अंदर के इंसान के अपने कमियां होती हैं, और वो अपने अंदर की जितनी भी कमियां होती है वो दूसरे में उसकी गलतियां निकालता है। जब आपका कॉन्शियसनेस हायर होने लग जाता है तो आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हो अपनी सराउंडिंग्स को। तो जो आपके सराउंडिंग्स में इस तरह के बोलने वाले लोग होते हैं ना वो चुप होने लग जाते हैं। फिर वो आपसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे। जो पर्सन आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ता है, आप समझ लीजिए उसका कॉन्शियसनेस हायर है। जो इंसान हर बात को जवाब देने की कोशिश करता है, दूसरे को वो बराबरी से लड़ाई करेगा, बराबरी से डटने के लिए तैयारी होती है, आप समझ लीजिए उसका कॉन्शियसनेस अभी बहुत नीचे है। और जो इंसान चुप करके बातों को अवॉइड कर देता है कि मुझे इन सब बेकार के झमेलों में नहीं पड़ना है, उसका कॉन्शियसनेस हायर है। जब आपका कॉन्शियसनेस हायर होने लग जाता है तब आपकी वाइब्रेशंस ऊपर जाने लग जाती हैं। और जब आपकी वाइब्रेशंस ऊपर जाने लग जाती हैं तब और जो हायर बीइंग्स हैं, जो हायर लेवल पे उनकी वाइब्रेशनल जिनकी जो एंटिटीज हैं, फिर उनसे आपका काउंटर स्टार्ट होता है। फिर वो आपको मिलने लग जाते हैं। ये जो हम बार बार हम जो कहते हैं कि हमको किसी डिवाइन एनर्जी के दर्शन हो गए, हमको कोई ऐसे फील हुआ कि कोई हमको छूकर चला गया, या कोई हमें दिखा था अचानक से, या हमारे साथ कुछ मतलब अलग सा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, तो ये क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस इतनी हायर होने लग जाती है, तो हम फिर जो है हमको इस तरह से हायर बीइंग से हमारे उनसे उनको दिखने लगते हैं, विजुलाइज हम लोग करने लग जाते हैं। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप शांत होते चले जाओगे, और जैसे जैसे शांत होते जाओगे वैसे वैसे आपका ऑरा एक्सपैंड करती जाएगी। और जैसे जैसे ऑरा एक्सपैंड करती जाएगी तो आपका हर फील्ड में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी चीज, हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करनी है। हम जब जिस चीज का बहुत इंतजार करते हैं कि बस इस बार तो मेरा पक्का हो ही जाएगा ऐसे काम, वो नहीं होता है, वो आपसे भागती है चीज। वो अपनी वेटेज को बढ़ाती है। हमें चीजों को छोड़ देना है भगवान पे, सरेंडर कर दीजिए कि भैया आपको जब सही समय लगेगा आप तब ये मेरे लिए कर दोगे। कोई मैं पीछे नहीं पड़ रहा हूँ अभी किसी चीज के, जब सही समय आएगा चीज अपने आप से हो जाएगी। तीसरी चीज, जो हमारे अंदर के भाव होते हैं वो हमारी बॉडी में ही रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे हम एक शीशे के सामने खड़े होते हैं, हमने कुछ अच्छा ड्रेस पहना, हमने मेकअप किया, हमने बाल बनाए, हम जब उस शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम शीशे में देख के अपने आप को कहते हैं यहाँ पे पैचिंग ज्यादा हो गई है, यहाँ पे कुछ ज्यादा मेकअप हो गया, लिपस्टिक ठीक कर लें, आईब्रोज ठीक कर लें, आई शेडो लगा लें, ये वो जो भी है हम शीशे में देख के अपने आप को करेक्ट करते हैं, अपने कपड़ों को ठीक करते हैं, अपना बालों को ठीक करते हैं, जो भी करते हैं वो एक मिरर इमेज हमारे सामने होती है। हम यहाँ हैं बट हम देख उधर रहे हैं, राइट। उसी तरह से जो हमारी एनर्जी बॉडी है, हमारे इमोशंस उधर स्टोर्ड होते हैं बट सारा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आता है। तो हमारी सारी मिररिंग इस बॉडी के ऊपर होती है। तो जब हमारी बॉडी में मिररिंग होती है तो हमारा, अब हमको स्ट्रेस है, वो एनर्जी बॉडी के अंदर है, बट फेस हमारा सूज गया, अब हमारी आंखें दबी दबी सी हो गई, हमारा हम फैट गेन कर रहे हैं। हम जो भी चीजों की हमारे को, कोई भी हमारे को बीमारियां जो आती हैं, जो हमारे फेस में हमारी पूरी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, वो सारे हमारे इमोशंस के बेसिस पे आते हैं, और इमोशंस सारे हमारे एनर्जी बॉडी में है, सारी उस वाइब्रेशनल बॉडी में है। तो हमारे को एक्चुअली अपनी वाइब्रेशनल बॉडी को पूरा हमको इस तरह से एक्टिवेट करना है, अपने चक्रास को, अपनी नाड़ियों को, अपने ऑरा को ऐसे एक्सपैंड करना है कि हमारा चेहरा, हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। जैसे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे उसका पूरा इमेज आपकी बॉडी में दिखने लग जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में सपोज आपके किसी भी पेट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे तो सोलर प्लेक्सस पे कुछ गड़बड़ चल रही है। अपर एब्डोमेन में है, सोलर प्लेक्सस में गड़बड़ है। लोअर एब्डोमेन में है, आपके सेक्रल चक्रा में गड़बड़ है। टांगों में प्रॉब्लम आ रही है, घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है, हिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, पैरों में आ रही है, आपको पता चल जाएगा आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है। आपका इस तरह से सारे चक्रास में आपको अपनी सारी बॉडी के आपके प्रॉब्लम्स इंडिकेट होंगे। थायराइड, स्टटरिंग,
कानों में कुछ वाइब्स आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, आई साइट में प्रॉब्लम आने लग गई है, सर्वाइकल के इश्यूज हो रहे हैं, हार्ट में आ रहा है, बीपी इश्यू हो रहे हैं। तो जितनी चीजें हैं आपको अपने सब चक्रा से पता चलता जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट वीक से एक आप लोगों के लिए अब एक एक चक्रा का अलग अलग मेडिटेशन अभी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो उसमें हम डेली एक चक्रा पे मेडिटेशन किया करेंगे और उससे रिलेटेड सारे ऑर्गन्स को हम पूरा कवर किया करेंगे। तो अभी मैंने वो बनाए नहीं है, अभी मैं बना लूंगी उसको। तो हम लोग फिर उसको स्टार्ट करते हैं। मैं आज सुबह जब आ रही थी, ऐसी मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तो मैंने एक पीपल का पत्ता, वहां पे पीपल का एक पेड़ था, तो उसका पत्ता अब मैं देख रही थी, कुछ नए पत्ते निकले थे। फिर उसके बाद वो पत्ते जो थे, कुछ पत्ते थोड़ी एजिंग बढ़ गई थी तो उनका थोड़ा कलर डार्क हो गया था। आप देखते हो कि जब बिल्कुल सॉफ्ट पत्ता निकलता है तो उसका लाइट ग्रीन कलर का कलर होता है, और जब वो पत्ता थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो उसका कलर और डार्क हो जाता है। तो सेम हमारी तरह है। बच्चा जब हम होता है छोटा, तो वो बच्चा कितना सॉफ्ट सी स्किन वाला होगा, एकदम सॉफ्ट सा, छूने में टच में बहुत सॉफ्ट होता है। बट जैसे जैसे मेच्योरिटी लेवल आए होने लगता है, स्किन में वैसी ड्राइनेस आने लगती है, वैसी क्रैक्स आने लगते हैं, फिर आगे रिंकल्स आने लगते हैं, एजिंग होने लग जाती है। फिर उस पत्ते को मैं जो देख रही थी, वो पत्ता जो था, ऐसे डंडी से वो उससे पत्ता चिपका हुआ है। और उसको आप, मतलब पीपल का पत्ता बहुत स्पष्ट होता है, बहुत ही साफ दिख रहा था। फिर उसमें ऐसे जो बीच से डंडी से जो स्टेम से चिपकी हुई थी, आप समझिए वो आपकी पूरी सुषुम्ना नाड़ी है। आपकी पूरा, आप एक अपनी बायोलॉजी, अपनी फिजियोलॉजी को आप एक पत्ते से कंपेयर करोगे, आपको सारी समझ में आएगी। फिर उस पत्ते में ऐसे वो सुषुम्ना नाड़ी, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी ना, आप पत्ते को जब देखोगे तो उसमें जो बीच की डंडी है, वो ऐसे हल्की से ऊपर बिल्कुल पतली होती जाएगी। तो जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो भी नीचे से ऐसी चौड़ी होती है, हल्की इतनी सी चौड़ी होगी, और ऊपर जाके वो इतनी पतली होके यहाँ से ब्रह्मरंध्र से ऊपर निकल जाती है। राइट। फिर उसमें क्या था, ऐसे मोटी मोटी कुछ अंदर से और डंडियां, मतलब ऐसे वो थी, डंडियां सी थी। वो हमारी मेजर नाड़ीज है, जो हम ईड़ा पिंगला की बात कर रहे थे, उस तरह से 10-12 नाड़ियां होती हैं जो मेजर होती हैं। फिर उसको आप, और पत्ते को ना ऐसे आप उसको सन की तरफ लगा के देखो, रोशनी जहां से आ रही होगी, तो उसमें आपको पूरी जाली जाली दिखेगी। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि उसका जब हम पीपल के पत्ते पे बचपन में क्या करते थे, स्कूल से हम लोग वो पीपल का पत्ता तोड़ा, उसको पानी में सड़ाया, फिर उसमें जाली बन जाती थी। तो फिर उसको ब्रश से ऐसे झाड़ के उसको पूरा उसकी जाली जाली निकाल लेते, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करते थे। राइट। तो ऐसे ही वो जो जाली जाली होती है, वो पूरी की पूरी हमारी बॉडी में, जैसे जो नाड़ियां हैं, हमने 3.5 लाख नाड़ियां, 72,000 नाड़ी के बारे में जो बात करते हैं, मोस्टली नोन जो है 72,000 नाड़ियां हैं। वो उस पत्ते को आप देखोगे ना, तो जैसे जाली 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 पूरी बनी है, हमारे बॉडी में पूरी ऐसी जाली बनी हुई है। वो पूरी वो नाड़ी तंत्र है, हमारा पूरा स्नायु तंत्र है। जैसे आप अगर इस बॉडी, ग्रॉस बॉडी को देखोगे, तो हमारी बॉडी में नसें होती हैं, उन वेन से, उन नर्व से, सारा हमारा नर्वस सिस्टम से जो डायरेक्शन सारे होते हैं वो सारे जा रहे होते हैं। फिर हमारा जो नसें हैं उनसे सारा ब्लड जा रहा है, हार्मोन्स जा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, सब जा रहा है। लेकिन वो जो नाड़ियां हैं, उससे हमारी पूरी, वो हमारी, क्योंकि वो सटल बॉडी में, एनर्जी बॉडी में, तो हमारी जो प्राण है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वो सारी उससे सर्कुलेट होती है। और कहीं वो पत्ता टूट जाता है, तो वो गिर जाता है, तो आप देखोगे थोड़े दिन बाद उसका ग्रीन कलर जाने लग जाता है, और ग्रीन कलर के बाद वो एकदम ड्राई हो जाएगा और वो खत्म। तो उसी तरह से हमारी बॉडी से अगर सपोज कोई पार्ट कट गया, तो वो कटेगा, थोड़ी देर बाद वो फड़फड़ाएगा, थोड़ी देर तक वो फड़फड़ाता है, क्योंकि उसमें वो ऊर्जा होती है, वो जो उसमें एनर्जी होती है, वो तब तक वो हिलता है पार्ट। जब भी उसमें ऊर्जा वो निकल गई, तो वो पार्ट फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर वो डेड हो जाएगा। क्योंकि थोड़े टाइम तक आप देखते हो कि 24 घंटे में कहते हैं कि अगर कोई पार्ट कट भी गया, तो डॉक्टर कहता है ले आओ, फिर से वो जुड़ जाएगा, फिर उसमें जान आ जाती है वैसी। क्योंकि उसमें वो प्राण ऊर्जा होती है। तो आप ये समझ रख सकते हो कि हमारी बॉडी में प्राण ऊर्जा का कितना महत्व है, कितना हमारी बॉडी में इस नाड़ी तंत्र का महत्व है। हमारी एनर्जी बॉडी जो लोगों को विजिबल नहीं है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस जानते नहीं है। अगर इसके बारे में आप नॉलेज गेन नहीं करते हो, तो कोई उसके बारे में जानता ही नहीं कि एनर्जी बॉडी कुछ अलग तरीके की होती है। हमारी बॉडी से अगर कोई पार्ट ऑपरेट हो गया, और हमारा कोई चीज एम्प्यूटेट हो गया, कोई हाथ पैर कट गया,
या हमने यूट्रस रिमूव करा दिया, हमारा किडनी रिमूव हो गया, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, कुछ भी हो गया, वो इस ग्रॉस बॉडी से जाता है। बट हमारी एनर्जी बॉडी से कुछ नहीं जाता। हमारी एनर्जी बॉडी में सारे पार्ट्स इंटैक्ट रहते हैं, वो सारी चीजें वैसी की वैसी रहती हैं। आप लोगों को देखते हो वो ईएफटी करते हैं, ऐसे बॉडी टैपिंग करते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं, और क्या नाम है, सब टैपिंग करते हैं। ईएफटी आप लोगों ने देखा ही है। रिफ्लेक्सोलॉजी जितनी होती है, जितना हमारा ये जो क्या कहते हैं उसको, जो एक्वा प्रेशर्स होते हैं, एक्वा पंक्चर्स होते हैं, वो सारे किस में होते हैं, नाड़ी में होते हैं। हम आइस के नीचे ऐसे ऐसे दबाते हैं, सारी अपनी नाड़ीज को हम वो एक्टिवेट करते हैं। तो हम ये नाड़ी जो है, या तो आप टैपिंग से भी कर सकते हो, नहीं तो हम मेडिटेशन के थ्रू जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे, वो वैसे वैसे सारी चीजें आपकी एक्टिवेट होती जाएंगी, उसका एनर्जी फ्लो बढ़ता जाएगा, और आपका हर चीज जो है वो पूरी तरह से आपकी एकदम स्वस्थ होती जाएगी।